फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 23, जिसमें हम पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर कमांड इन सी लैंग्वेज। प्री प्रोसेसर से रिलेटेड हमने दो वीडियोस इसके पहले देख लिए हैं, लेक्चर नंबर 21 एंड 22। यदि आपने नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 21 में हैश इंक्लूड को समझाया गया है, जबकि लेक्चर नंबर 22 में हैश डिफाइन को समझाया गया है। आज हम देखते हैं कुछ और प्री प्रोसेसर कमांड्स। प्री प्रोसेसर क्या है, इसके बारे में तो आपको पिछले वीडियोस में डिटेल मिल ही चुकी होगी। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको ज़रूर वीडियो को देख लें। आज हम देखने वाले हैं हैश इफ, हैश एल्स, हैश एलिफ, हैश एंड इफ, हैश इफ डेफ, हैश इफ एंड डेफ और डबल हैश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैश इफ, हैश एल्स, हैश एलिफ, हैश एंड इफ से। As a file is being compiled, you can use these commands to cause certain lines of code to be included or not included. अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को पहले हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। आप सबसे पहले एक C की फाइल बनाते हैं। मान लीजिए ये फाइल C लैंग्वेज की है। जो भी नाम आपने रखा, इसका एक्सटेंशन है .c। अब इसमें कई जगह पर आपने लिखा है हैश इफ, कुछ कंडीशन आएगी और उसके बाद कुछ आपने सी लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। कब तक? जब तक आपने हैश एंड इफ नहीं लिखा है। इसका मतलब है सी लैंग्वेज में जो इफ एल्स आपने पढ़ा है ये उससे अलग है। यहाँ पर हैश से स्टार्टिंग हो रही है, इसका मतलब ये इफ और सी लैंग्वेज में जो इफ एल्स पढ़ा है वो अलग अलग है, क्योंकि उसमें हमने कभी हैश नहीं लिखा। हैश से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट्स प्री प्रोसेसर के लिए होते हैं। व्हाट इज प्री प्रोसेसर? प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर ये क्या करता है? जब आप कंपाइल करते हैं तो एक्चुअल में पहले कंपाइलर नहीं चलता, प्री प्रोसेसर चलता है। प्री प्रोसेसर आपकी .c फाइल को पढ़ता है और ट्रांसलेट करके बना देता है एक दूसरी फाइल, जिसको हम वो फाइल मानते हैं जिसको कंपाइलर पढ़ेगा। प्री प्रोसेसर ने जो फाइल बनाई उसको कौन पढ़ने वाला है? कंपाइलर। यानी एक्चुअल में जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर पहले नहीं चलता है, पहले चलता है प्री प्रोसेसर। कंपाइलर जिस फाइल को पढ़ता है वो फाइल प्री प्रोसेसर ने तैयार की होती है। प्री प्रोसेसर क्या करता है? हमारी .c फाइल में सिर्फ उन लाइंस को पढ़ता है जिनका स्टार्टिंग सिंबल हैश होता है, बाकी लाइंस को वो नहीं देखता। प्री प्रोसेसर हैश वाले स्टेटमेंट को देखता है और उस हैश सिंबल को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के तुरंत बाद जो लिखा होता है उसे हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। जैसे हैश के बाद हम इंक्लूड लिखते हैं तो इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर कमांड है। हैश के बाद हम डिफाइन लिखते हैं तो वो भी एक प्री प्रोसेसर कमांड है। उसी तरीके से हैश के बाद इफ लिखना, एलिफ लिखना, एंड इफ लिखना, ये सब भी प्री प्रोसेसर के लिए कमांड्स हैं। ध्यान रखिए, प्री प्रोसेसर हैश वाले सभी स्टेटमेंट्स को रिजॉल्व कर देगा और ये जो नई फाइल वो बना रहा है, इस नई फाइल के अंदर कोई हैश वाला स्टेटमेंट बाकी नहीं रहेगा। यानी कंपाइलर को हैश वाले स्टेटमेंट्स नहीं दिखेंगे। प्री प्रोसेसर हैश के बाद इफ को देखकर समझ जाता है कि जो इफ के आगे कंडीशन लगी हुई है वो कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ और एंड इफ के बीच में लिखा कोड कंपाइलेशन के लिए एलिजिबल है। यानी ये वाला कोड जो इफ कंडीशन के अंदर लिखा है, यानी ये वाला पोर्शन, ये प्री प्रोसेसर कहाँ पहुँचा देगा? इस फाइल में पहुँचा देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये वाला कोड इस फाइल में नहीं पहुँचता। यानी कंपाइलर को ये वाला कोड दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये इफ की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो भले ही हमने ये सी में कोड लिखा है, प्री प्रोसेसर उसे इस फाइल में नहीं लिखेगा, तो कंपाइलर को वो कोड दिखेगा ही नहीं। तो कंपाइलर को कितना कोड कंपाइल करना है वो तय हो रहा है।
तो हम कंपाइलेशन से भी पहले ये तय कर सकते हैं कि कौन सा कोड कंपाइल हो, कौन सा कोड कंपाइल ना हो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने पहले एक मैक्रो बनाया, हैश डिफाइन से हम मैक्रो बनाते हैं। हैश डिफाइन लिखकर हमने एक आइडेंटिफायर बनाया कंट्री, और कंट्री आइडेंटिफायर की वैल्यू लिख दी हमने इंडिया। अब एक कंट्री नाम का आइडेंटिफायर है जिसको प्री प्रोसेसर पढ़ के समझ चुका है, क्योंकि ये हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर के लिए होता है। अब लिखा हुआ है हैश इफ। देखिए यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाने होते, ये कोई सी लैंग्वेज वाला इफ नहीं है। हैश इफ के बाद जो आपने लिखा है वो एक कंडीशन है जिसमें मैक्रो का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये कंट्री बराबर पाकिस्तान है क्या? हम जानते हैं कि कंट्री बराबर यहाँ हमने इंडिया सेट किया हुआ है, तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो ये वाली लाइन कंपाइल नहीं होगी, कंपाइल ही नहीं होगी। जो इफ एल्स हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं उसमें जो इफ एल्स लगाते हैं वो दोनों कंपाइल होता है, इफ वाला पार्ट भी और एल्स वाला भी। रन होते वक्त डिसाइड होता है कि यदि इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला एग्जीक्यूट करें, नहीं तो एल्स वाला एग्जीक्यूट करें, पर कंपाइल दोनों होते हैं। पर यहां पर जो हैश इफ लिखा है इससे ये डिसाइड हो रहा है कि कंपाइल भी होना है कि नहीं होना है। फिर हमने लिखा एलिफ। एलिफ इज एज गुड एज एल्स इफ। तो यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो ही हम एलिफ पे जाएंगे, और ये कंडीशन फॉल्स थी इसलिए इधर आए, और कंट्री इक्वल्स टू बांग्लादेश ये भी फॉल्स हो गया, इसलिए ये पोर्शन भी कंपाइल नहीं होगा। फिर यहाँ है कंट्री की वैल्यू क्या नेपाल है? नहीं, तो ये वाला भी स्टेटमेंट कंपाइल नहीं होगा। एल्स में आ गए, एल्स में आ गए तो आ गया इंडियन रुपीस, ये स्टेटमेंट कंपाइल होगा। और हमें हैश एंड इफ लगा के ही प्रॉपरली इफ को खत्म करना होता है, क्योंकि यहाँ करली ब्रैकेट से कोई बॉडी बनाने नहीं होती है। अब यहाँ पर इंडिया ना लिखा होता, मान लीजिए यहाँ लिखा होता बांग्लादेश, तो क्या होता? ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो ये कंपाइल नहीं होता। पर ये कंडीशन क्या होती? ट्रू। ये जैसे ही ट्रू होती तो ये चल जाता, और ये चल जाता, ये कंपाइल होता, तो ये वाला पोर्शन पे तो कभी आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये वाला चल चुका है, ये वाला ट्रू हो चुका है, तो आगे नहीं जाएंगे और यहीं पर एंड इफ हो जाएगा। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इफ, एलिफ और एल्स, एंड इफ, इनका क्या इस्तेमाल है। आइए अब देखते हैं इफ डेफ और इफ एंड डेफ। इफ डेफ का मतलब होता है कि क्या ये मैक्रो डिफाइंड है। यदि ये मैक्रो डिफाइंड है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये मैक्रो पहले से बना होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा हैश डिफाइन कंट्री इंडिया। अब मैंने चेक किया इफ डिफाइन कंट्री, मतलब क्या इस नाम का कोई मैक्रो इस प्रोग्राम में बना हुआ है? अगर हाँ तो ये ट्रू हो गया और ये वाला कोड कंपाइल होगा। अच्छा, अगर मैंने यहाँ एंड इफ कर दिया, आगे फिर चेक करता हूँ इफ नॉट डिफाइंड, कंट्री नाम का मैक्रो अगर डिफाइन नहीं हुआ है, उल्टा हो गया उसका, अगर नहीं हुआ है डिफाइन तो ये प्रिंट एफ कंपाइल हो। यहाँ पे क्या था? कंट्री नाम का मैक्रो बना हुआ है तो ये प्रिंट एफ कंपाइल होगा, और यहाँ पे क्या है? कंट्री नाम का मैक्रो डिफाइन नहीं हुआ है तो ये प्रिंट एफ चलेगा, यानी कंपाइल होगा। तो इस तरीके से हम जो मैक्रो बनाते हैं हैश डिफाइन की मदद से, इसको मैक्रो बोल रहे हैं, वो इफ डेफ और इफ एंड डेफ की मदद से हम कंडीशन में इस्तेमाल करके तय कर सकते हैं कि ये मैक्रो बना है तो ये कोड कंपाइल हो, वरना ना कंपाइल हो। इसी तरीके से एक और होता है डबल हैश। डबल हैश एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में ये एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। जैसे मैंने लिखा हैश डिफाइन, ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर का काम करता है। यानी हमने एक मैक्रो बनाया एक्शन नाम का, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट मेंशन कर दिए a, b। अब इसका एक्सप्रेशन लिख दिया है a
कंकाटिनेशन b प्लस a इंटू बी। अब जब हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर इस एक्शन मैक्रो को लिखेंगे तो वो रिप्लेस कर देगा इस पोर्शन को, इसको ऐसे समझिए जैसे ये हम प्रोग्राम की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी। a और b क्या है, 3, 4, तो ये एक्सप्रेशन इस जगह पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, a कंकाटिनेशन b का मतलब है a और b दोनों मिल जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 34। मतलब कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, a इंटू बी नहीं होगा, वो a b कंकाटिनेट हो जाएंगे। तो a की जो भी वैल्यू है, b की जो भी वैल्यू है वो कंकाटिनेट हो जाएगी। तो 3, 4, 34 हो गया। और उसमें प्लस क्या हो रहा है, a यानी 3 इंटू 4। तो अब देखिए 34 में ये 3 इंटू 4 यानी 12 जुड़ेगा, 12 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 46। तो ये 46 हो गया। तो प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा 46। तो डबल हैश से क्या होता है, कंकाटिनेशन होता है, या अपेंड हो जाते हैं, एक के बाद एक आ जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं। एडिशन वाला जुड़ना नहीं कह रहा हूँ मैं, कंकाटिनेट, बस एक के आगे एक लिखे जाते हैं। तो ये था हमारा डबल हैश। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है तो आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको लगता है कि जैसे आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली है और हिंदी लैंग्वेज में होने की वजह से कई लोगों के लिए बड़ी कन्वीनियंट होगा इससे समझना, तो आपको अगर ये ज़रूरत का लगा है तो बहुत सारे और भी लोग होंगे जिनको इस तरह की वीडियोस की खासी ज़रूरत होगी। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके इसको स्प्रेड करिए, शेयर करिए। यदि आपको पसंद आया है तो दूसरों को भी आएगा, तो आप इसको शेयर करिए अपने फेसबुक वॉल पे। मेरा मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचाएं ताकि एजुकेशन हमारा बहुत ही आसानी से मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि मेरे दूसरे चैनल्स और उन पर रखे वीडियोस की लिस्ट आपको मिले तो आप मेरी वेबसाइट को विज़िट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको मेरे सारे चैनल्स के लिंक मिलेंगे, सारे वीडियोस मिलेंगे, एक सीक्वेंस में वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में मिलेंगे। हर रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, कौन से वीडियोस आने वाले हैं, कौन से वीडियोस अभी अपलोडेड हैं, उन सब की लिस्ट आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। थैंक यू।